नमस्कार, वेलकम टू जेडी लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों लेके आया हूँ सबसे डिफ़िकल्ट कहे जाने वाले टॉपिक में से एक, जो कि है सेल्स के ऊपर। यस, सेल्स आप लोगों ने सब जो भी लोग देख रहे हैं सबको पता होगा कि सेल्स करना लोग सेल्स से बहुत भागते हैं और डरते हैं उस फील्ड में काम करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं घबराते हैं कि क्योंकि सेल्स में हमेशा एक बहुत ही यूनिक चीज़ होती है, वो होता है टारगेट। तो टारगेट हमेशा से सबको लगता है कि बहुत बड़ा होता है, या किसी भी टारगेट को अचीव कर पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अगर आप एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ में, मैं जो सेल्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ में अगर आपने कोई प्रोसेस बना लिया है तो उस प्रोसेस के साथ में अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप जो रिजल्ट को चेस कर रहे हैं उस रिजल्ट तक आप जरूर पहुंचेंगे। तो उसी के लिए आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बेसिकली ये है 8 स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस। तो 8 स्टेप्स बेसिकली सेल्स में जो मैंने अभी तक के अपने करियर पे काम करते हुए जो ऑब्जर्व किया है कि सेल्स में करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ बेसिक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसको अगर आप अपने डेली रूटीन पे ले आते हैं या डेली आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो भी टारगेट्स होंगे, जिस भी ब्रांड में आप काम करते हैं, जिस भी फील्ड में आप सेल्स करते हैं, वो टारगेट्स आपके जरूर अचीव होंगे। समवॉट सिमिलर ही स्टेप्स फॉलो होते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ही मिले आपको, पर कम नहीं मिलेगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, आगे तक देखें और पूरा समझें, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको हम 1 to 1 आंसर भी करेंगे। मेरे 8 स्टेप ऑफ सेल्स प्रोसेस सीरीज में जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपका इनिशियल मीट एंड ग्रीट, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। किसी भी कस्टमर के सामने अगर आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो इनिशियल जो पहला मीट होता है आपके कस्टमर के साथ में, वो टू द पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। जनरली होता क्या है कि जब आप या हम कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, जहाँ पे हमको किसी XYZ पर्सन की सजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे हम किसी भी ऐसे इंसान से सजेशन लेना प्रेफर नहीं करेंगे जो या तो हमसे कम जानता हो या फिर आउटलुक के हिसाब से, देखने के हिसाब से प्रेजेंटेबल ना हो। जनरली हम ऐसे इंसान को सर्च करते हैं जो कहीं ना कहीं हमको गाइड कर सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर में डिटेल लेने के लिए, या फिर हमको प्रॉपर उस प्रोडक्ट को सेल करने में या खरीदने में हेल्प कर सके। तो फर्स्ट इंप्रेशन एक ऐसा चीज़ है किसी भी प्रोसेस के अंदर में, सेल्स तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी टॉपिक है ही, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन आपके पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह पे ये बहुत अच्छा काम आता है अगर आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा देना आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका ग्रूमिंग एटिकेट, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका प्रेजेंटेशन, आपका बोलने चलने का तरीका, और आप कैसे कस्टमर को जेस्चर से प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं, कैसा आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के होता है। सिर्फ अगर आप अच्छे कपड़े पहन लेंगे और आप अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी आपका फर्स्ट इंप्रेशन नहीं जमेगा। तो सेल्स का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन कस्टमर के सामने या अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने बहुत अच्छा रखें। कमिंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रैपो बिल्डिंग। अब रैपो बिल्डिंग से बहुत लोग समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट था इंप्रेशन के ऊपर में, तो सेकंड पॉइंट में हमारा रैपो बिल्डिंग है कि जिस भी कस्टमर से आप डील कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं या उनको कंसल्ट कर रहे हैं, तो आपका रेपुटेशन वहाँ पे बनना बहुत ज़रूरी है। रेपुटेशन से मेरा यहाँ मतलब है कि आपको कस्टमर ये कंसिडर करे दैट दे आर डीलिंग विद अ करेक्ट और राइट पर्सन। अगर आपके साथ बात करते हुए कस्टमर को ये फीलिंग नहीं आती है कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो उनको उनके प्रोडक्ट को लेने के लिए हेल्प कर सकता है या गाइड कर सकता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका जो आपकी बात है उसका वेटेज नहीं आएगा। तो आपके बातों का वेटेज आने के लिए आपका प्रॉपर रैपो कस्टमर के सामने बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कस्टमर आपके दिए हुए सजेशंस को अपने थॉट प्रोसेस में लेके आए कि हाँ, जो हम खोज रहे हैं वो ये इंसान हमको गाइड कर सकते हैं। अगर आपका रैपो बिल्डअप नहीं हुआ तो आप कितने भी अच्छे कंसल्टेंट हो, कितने भी अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, आप उस प्रोडक्ट को या उस डील को लूज कर देंगे। तो रैपो बिल्डिंग इज आवर सेकंड स्टेप, जिसपे आपको या किसी भी सेल्स वाले को ध्यान देना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट जो कि है नैबिंग। नैबिंग को हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं। सबसे पहला होता है इसका NAB। N स्टैंड फॉर नीड, A स्टैंड फॉर अथॉरिटी एंड B स्टैंड फॉर बजट। जनरली होता क्या है, सेल्स के लिए आपको कुछ जो बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए वो ये है कि कस्टमर जो आपके पास में आया है कुछ भी लेने के लिए, तो उसकी क्या उस प्रोडक्ट को लेने की नीड है या नहीं है।
जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हैं, कभी कभी होता है कि कस्टमर अपने फैमिली के साथ में आते हैं, फ्रेंड के साथ में आते हैं, रिलेटिव के साथ में आते हैं, तो प्रॉपर अथॉरिटी किसके पास में है? लाइक अगर आप एक कार शोरूम में काम कर रहे हैं, कार शोरूम में जनरली हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो जनरली इसमें देखा जाता है कि डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि अथॉरिटी जो होती है वो मेजरली फीमेल्स के पास में होती है, और एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, वो मेल को कन्विंस करने में लगे रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आपने मेल को कन्विंस कर भी दिया, ठीक है, लेकिन अगर उनकी वाइफ कन्विंस नहीं हुई या उनके जो भी साथ में वो कन्विंस नहीं हुए जो अथॉरिटी रखते हैं, तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जिस भी कस्टमर XYZ से आप डील कर रहे हैं, उन अगर 2 लोग हैं या सिंगल भी आया हुआ है, तो अथॉरिटी उस पर्सन के पास में है कि नहीं है। अगर अथॉरिटी है तो बिल्कुल आप अपना डायरेक्शन सही रख सकते हैं, लेकिन अगर अथॉरिटी नहीं है तो आपको ट्राई ये करना है कि आप जितना भी टाइम एक्सप्लेनेशन में स्पेंड कर रहे हैं उस अथॉरिटी पर्सन के साथ में स्पेंड करें, या उनसे मिलने का ट्राई करें, या अगर फैमिली अथॉरिटी है तो फैमिली के साथ बैठ करके इस पर चर्चा कर जिसके पार्ट आप बन सके, ताकि आपका जो सेल्स है वो जल्दी क्लोज हो। और तीसरा होता है बजट। बजट को हम सिंपल टर्म में ये ले सकते हैं कि रेंज, किस रेंज तक के कस्टमर उस चीज को लेने के लिए प्लान कर रहे हैं और उनका वो पॉकेट उसको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज के टाइम में तो फाइनेंस के इतने सारे ऑप्शंस हो चुके हैं, तो जनरली पॉकेट प्रेशर पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको बजट का नॉलेज होगा कि किस रेंज तक कस्टमर प्लान कर रहा है या किस रेंज तक वो जा सकता है, स्ट्रेच कर सकता है अपने पॉकेट को, तो आपको सेल करने में ज्यादा इजी होगी। तो जो तीसरा पॉइंट है हमारा नैविंग है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स कंसल्टेंट अपने सेल्स के डील के दौरान पे मिस कर देते हैं और सीधा वो नीचे आकर के अपने सेल को लूज करने पे एंड करते हैं। तो इस पार्ट को स्किप करना, यानी कि सेल फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। सिंपल सेल्स टर्म में अगर बोलूं तो इसको हम लोग बोलते हैं फैबे। फैबे का मतलब होता है F स्टैंड फॉर फीचर्स, A स्टैंड फॉर एडवांटेज, B stands for benefit and E stands for evidence. These are the 4 full forms of this word FABE. तो बोलने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो सुनने के बाद पर ऐसा है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो कस्टमर की आपने अगर नीड एनालिसिस कर ली है, तो आपका जो प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है इस शुड बी रिलेवेंट टू FABE। मतलब आपको उस प्रोडक्ट का फीचर क्या है जो कस्टमर के लिए एडवांटेज के रूप में काम कर सकता है और कस्टमर को बेनिफिट हो सकती है, ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है। और चौथा, जो भी आप अपने फीचर्स को लेकर के बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट शुड बी बैक्ड बाय एन एविडेंस, एन एक्सक्लूसिव एविडेंस, जिसको कस्टमर कहीं बाहर सर्च नहीं कर सकता। या तो उसको आप रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं, या फिर उसको ऐसा कुछ प्रूफ दे सकते हैं जिससे वो मान ले कि आप जो फीचर बोल रहे हैं वो कस्टमर के लिए एडवांटेज और बेनिफिट दोनों दिला सकता है। अगर आपने नैपिंग से रिलेट करके अपने प्रोडक्ट को पिच किया कस्टमर को, तो ये भी अगेन आपके सेल्स फाउंडेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। जो कि हमारा 5वां पॉइंट है, दैट इज टच एंड फील ऑफ प्रोडक्ट, और यू कैन से इट एज प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। कोई भी जब कोई गाड़ी खरीदने जाता है या कोई भी सामान खरीदने जाता है, तो उनको टच एंड फील यानी कि उसका फिजिकल एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि लोग सेल्स वाले ट्राई करते हैं कि बिना एक्सपीरियंस दिए, बिना लेट से कस्टमर को टच एंड फील किए हुए वो ट्राई करते सेल करने का। तो उस केस में वो जनरली तुक्के से गाड़ी, कभी तुक्के से कोई सामान बिक जाता है, अदरवाइज इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि कोई भी इंसान बिना टच एंड फील किए या बिना एक्सपीरियंस लिए उस सामान को आपसे खरीदेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब कस्टमर को प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेट किया है जो की फीचर्स है। हम कभी नहीं बोलते कि आप किसी भी चीज को बेचने के लिए उनके जितने फीचर आते हैं वो पूरे एक्सप्लेन करें, लेकिन आपको उनके यूएसपीज पता होने चाहिए। यूएसपी इज बेसिकली यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जिसको आप अपने सेल्स डील में डाल करके कस्टमर के नीड के हिसाब से अगर आप करेक्ट कर पाते हैं, तो उस करेक्शन का रिजल्ट ये होगा कि आपको कस्टमर को टच एंड फील के दौरान पे उसका एक्सपीरियंस कराना भी बहुत जरूरी है। जो हम यहाँ पे एविडेंस की बात कर रहे हैं वो इसमें आपको हेल्प करेगा कि आप कस्टमर को उस प्रोडक्ट के रिलेटेड और ज्यादा अच्छे से स्ट्रांगली कन्विंस कर सकते हैं। इस सेल्स सीरीज में वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब तक सब सही जा रहा है, आपने कस्टमर के सामने इंप्रेशन भी अच्छा बना लिया, आपने बढ़िया रैपो बना लिया, आपने उसकी नीड अथॉरिटी एनालिसिस भी कर ली, उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसको फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट वाले लेवल पे भी कस्टमर को एक्सप्लेन कर दिया, एविडेंस के लिए आपने उसको टच एंड फील भी करा दिया। अभी तक कस्टमर आपसे कन्विंस है, लेकिन अब आता है मेजर टर्निंग पॉइंट जो होता है ऑब्जेक्शन।
यहाँ पे 10 में से 9 सेल्स एग्जीक्यूटिव फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? बिकॉज सबसे पहली चीज उनको यहाँ पे सबसे ज्यादा वो डर जाते हैं कि कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन ना रेज कर दे। अरे भैया, ऑब्जेक्शन रेज करेगा तभी तो हम भी अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा अच्छे से अवेयर होंगे कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका आंसर हमको पता है, इसका आंसर हमको पता क्यों नहीं है, तो हम अपने सीनियर कंसल्ट करेंगे या जो एक्सपर्ट है उस चीज में उससे हम कंसल्ट करेंगे। लेकिन लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं और कस्टमर कुछ भी एरा गैरा एक्सपर्ट आंसर बोल देते हैं, जिससे कस्टमर कई कन्विंस होते हैं, कई कन्विंस नहीं होते हैं। जो कन्विंस होते हैं वो गाड़ी ले लेते हैं या सामान ले लेते हैं आपसे, और जो नहीं होते हैं वो कहीं जाकर के आपके कंपटीशन पे या आपके को डीलर पे या किसी और जगह से उसी सामान को खरीदते हैं जहां पे वो कन्विंस हो पाते हैं, लेकिन आपकी सेल तो लॉस हो जाती है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे सबसे खासा ध्यान हमको ये रखना है कि हमको हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो पता होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उस प्रोडक्ट के सीरीज पे अगर हमारे पास कोई कंपटीशन है या कोई ऐसा चीज है जो उस सेम चीज का रेप्लिका हो सकता है या उसके सेम पैरेलल पे कस्टमर को एडवांटेज और बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, तो हमको उसके बारे में भी डिटेल 120% पता होनी चाहिए, ताकि हम उसके इन और आउट को कस्टमर को बिना उस प्रोडक्ट को देखे, बिना उसके पास जाए समझा सकते हैं। अगर हमने उसको हैंडल कर लिया तो कस्टमर डेफिनेटली आपके पास से उठ करके दूसरे के पास जा करके उसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। आपने ऑब्जेक्शन हैंडल भी कर लिया, आपने कस्टमर को कन्विंस कर लिया, सब चीज कर लिया। अब आती है मेन मुद्दे की बात, वो है प्राइसिंग यानी कि नेगोशिएशन। हिंदी भाषा में बोला जाए तो मोल भाव। हम इंडियंस मोल भाव बहुत तेज होते हैं, जैसे खासतौर से हमारी मम्मी लोग होते हैं, ये लोग मोल भाव करने में बहुत तेज रहते हैं और ऐसा मोल भाव करते हैं ना कि आपके हमारे पास जवाब नहीं रहता। तो सेल्स अगर सीखना है तो वुमेन्स आर द बेस्ट इन सेल्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो नेगोशिएशन स्किल की बात करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर अगर आपसे फर्स्ट के जो आपने 6-7 स्टेप देखे हैं, इस पे अगर आपने कस्टमर को प्रॉपरली आंसर किया है, प्रॉपरली कस्टमर आपसे कन्विंस है, प्रॉपरली आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सॉल्यूशन से वो एकदम कन्विंस है कि हाँ ये चीज जो बोल रहे हैं आप सही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आनी है, बिकॉज आपने अपने प्रोडक्ट की वर्थ प्रूफ करी कस्टमर को। हम या कोई भी सेल्स वाला अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को या उसकी वर्थ को कस्टमर को कन्विंस करके प्रूफ करने में अगर असफल होता है, तभी यहाँ पे आता है कि जहाँ पे वो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। बिकॉज क्या होता है ना, जनरली जब हम टेबल की इस तरफ होते हैं, जब व्हेन वी आर द कस्टमर, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कितनी अच्छी से अच्छी चीज हमको कम से कम प्राइस में मिल जाए, दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन। लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज पॉसिबल होती है वो टेबल के उस तरफ बैठा हुआ आदमी समझ सकता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है, लेट्स से अगर वो 100 रुपए किसी चीज के पीछे कमा रहा है, तो 100 रुपए के लिए वो 100 रुपए का डिस्काउंट कर सकता है आपको। जनरली अगर आप एक्सटेंट में भी जाओगे तो 100 रुपए का 100 रुपए कर देगा, वो 100 रुपए तो नहीं करेगा। कई केसेस में होता भी ऐसा कि एक्सेप्ट करना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ रिलेशन, ब्रांड इमेज, या कभी सेल्स एकदम ड्राई है तो उस समय आप कर दिया, तो वो एक्सेप्शनल केस है। जैसे आप देखते होंगे 50% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट आते रहते हैं प्रोडक्ट्स में, तो वो रीजन है कि उस समय कुछ ऐसी चीजें रहती है बिजनेसमैन के पास में कि उनको ऑफर देना पड़ता है। अदरवाइज कोई भी उस 50% डिस्काउंट पे कोई सामान नहीं बेचेगा, ऑल आर देयर टू अर्न प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स के लिए उनको करना पड़ता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग कस्टमर की भी रहनी चाहिए और हमारे क्रिएटिव पे भी हमको कितने एक्सटेंट तक जाना है। तो हमको हम भी जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका हमको प्राइस का वर्थ पता होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम हमको कस्टमर को भी वो वर्थ एक्सपीरियंस या फील कराना आना चाहिए। अगर हमने ये कर लिया तो डेफिनेटली जो 8वां पॉइंट है दैट इज डील क्लोजर हो जाएगा। अगर आपने डील क्लोज, अगर आपने ये सब फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली अगर आप 10 में से 4 क्लोज कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप 10 में से 7-8 तक पहुंच ही जाएंगे इस स्टेप से, क्योंकि ये प्रूवन स्टेप्स है और जनरली सबके फॉर्मूला अलग अलग होते हैं लेकिन वर्ड सेम ही है। आपको हो सकता है किसी के सेशन में आपको रेपो बिल्डिंग लास्ट में बोला जाता होगा और किसी पहले बताया जाता होगा, लेकिन ये जनरली जो दैट इज अ लेमन टर्म कि अगर कोई फर्स्ट टाइमर अगर सेल्स में एंटर कर रहा है या किसी ने कभी सेल्स नहीं किया और वो सेल्स करना चाह रहा है, तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जिससे फॉलो करके या डेली रूटीन पे अप्लाई करके अपने सेल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ रिजल्ट भी आपको मिलना शुरू होगा। मतलब मैं नहीं बोलता कि डे 1 से काम आ जाएगा, लेकिन ये है कि प्रोसेस बिल्डअप होने से आपके पास कॉन्फिडेंस गेन होगा, प्लस कस्टमर का नेटवर्क बढ़ेगा और सेकंड थिंग कस्टमर आपको जानेंगे, क्योंकि आपकी जो फेस वैल्यू है सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फेस वैल्यू। कई बार होता है कि एग्जीक्यूटिव्स कंपनी चेंज करते हैं, ब्रांड चेंज करते हैं, पर कस्टमर जो उनसे लॉयल है वो उस एग्जीक्यूटिव से गाड़ी लेते हैं या उस एग्जीक्यूटिव सामान खरीदते हैं जिसके वो ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट इज अ मेजर फैक्टर इन सब चीजों में। जो हम एक हिडन वर्ड रखते हैं वो है ट्रस्ट। कस्टमर का अगर ट्रस्ट आपके साथ में है ना, तो आप नो मैटर किसी भी फील्ड में हो, किसी भी ब्रांड में हो, कस्टमर आपको जरूर आए। जो भी एक्सपर्ट है वो बिल्कुल इसी से एग्री करेंगे कि इन बेसिक प्रोसेस फॉलो करने से एक्सपर्टीज आती है, एक्सपीरियंस आता है और कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी होती है।
तो ये करने से आपको सेल्स में कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिले। वीडियो में इतना ही, आगे हम इस सीरीज पे और भी चीजें बनाएंगे। अब जैसे ये स्टेप्स तो मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे, लेकिन इन स्टेप्स के अंदर में भी सब स्टेप बहुत सारे आते हैं। तो धीरे धीरे हम एक स्टेप को और अच्छे से डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, ताकि आप लोगों को भी उस चीज को डेली रूटीन पे इंप्रूव करने में, अपने वर्किंग शेड्यूल लाने में हेल्प। तब तक ये फॉलो करते रहिए जेडी लर्निंग को, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करके इसको आगे बढ़ाए, ताकि ये इंडिया में मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और जो फर्स्ट कमाने जो सेल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इस वीडियो से हेल्प मिले। थैंक यू।